रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिन ऑर्गेनल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें सेल का बावर्ची खाना भी कहते हैं। बावर्ची खाना यानी ऐसी जगह जहां पर सेल खाना बनाता है अपने लिए, और पौधों का खाना ग्लूकोज है जिसे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं। प्लास्टिड की मेनली 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो क्लोरोप्लास्ट हैं, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट हैं, फिर ल्यूकोप्लास्ट हैं, और एक और टाइप होती है जीरोंटोप्लास्ट, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब अगर बुक की वर्डिंग पर गौर करें तो प्लास्टिड जो हैं वो मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ पौधों में फ़ोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट यानी एल्गी में पाए जाते हैं। इनकी बुनियादी तौर पर 3 इकसाम यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हैं। उसके अलावा इस डायग्राम के अंदर आपको प्रोप्लास्टिड्स और इटियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट दिखाए गए हैं। इसमें सबसे पहले प्रोप्लास्टिड का जिक्र कर लेते हैं। प्रोप्लास्टिड बेसिकली वो प्लास्टिड्स होते हैं जो फाउंडर्स हैं, यानी इनसे बाकी जो प्लास्टिड्स हैं वो बनते हैं, और ये पौधे के मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, और ये ज़रूरत पड़ने पर किसी भी टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाले एटियोप्लास्ट जो नज़र आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर वो प्लास्टिड्स हैं जो ज़रूरत पड़ने पर क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और ज़्यादातर ये उन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जो डार्क एनवायरनमेंट में रहते हैं। मैं इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपकी किताब में इसकी डिटेल नहीं बताई गई। ये सिर्फ ये डायग्राम की हद तक है, क्योंकि यहाँ पर ये बने हुए हैं, तो मैंने सोचा इसे एक्सप्लेन कर दूं ताकि आने वाली क्लासेस में आपके लिए आसानी हो। इसके बाद इस ऑरेंज बॉक्स की थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं कि प्लास्टिड जो हैं वो किचन कहलाते हैं सेल का, क्योंकि जिस तरह से किचन के अंदर हम कुकिंग का प्रोसेस करते हैं और उसके अलावा जो सामान होता है उसकी स्टोरेज की जाती है, तो बिल्कुल यही काम जो है प्लास्टिड का भी है कि ये खाना बनाने का काम भी होता है वहाँ पर सेल का, और उसे स्टोर करने का काम भी होता है। और पौधों का खाना आपको पता है कि ग्लूकोज है। अब बात करते हैं प्लास्टिड की सबसे अहम टाइप्स की, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में साइंसदानों का ये मानना है कि क्लोरोप्लास्ट असल में पहले आज़ाद जानदार हुआ करते थे जो अरबों साल पहले ख़ुद ज़िंदा रह सकते थे। ये ऐसे समझ लें कि ये एक किस्म के बैक्टीरिया थे जो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाते थे। एक नज़रिया जिसे एंडोऑस्मोसिस थ्योरी कहा जाता है, इस थ्योरी के मुताबिक ये बैक्टीरिया जो थे, यानी जो साबका क्लोरोप्लास्ट, ये दूसरे बड़े खुलियात के अंदर दाखिल हो गए और एक ख़ास रिश्ता कायम किया इन्होंने। वक्त के साथ साथ ये बैक्टीरिया ख़ुद मुख्तार जानदार नहीं रहे, बल्कि पौधों के खुलियात यानी पौधों के सेल्स का हिस्सा बन गए और क्लोरोप्लास्ट में तब्दील हो गए। इसके बाद से वो पौधों की रोशनी से खुराक बनाते हैं और अपनी मदद आप के तहत ज़िंदा रहते हैं। कुछ इसी तरह का जो नज़रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से भी है, और यही वजह है कि वो भी माजी में आज़ाद जानदार थे। ख़ास तौर पर बैक्टीरिया की एक किस्म एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के मुताबिक अरबों साल पहले ये बैक्टीरिया दूसरे बड़े खुलियात के अंदर दाखिल हुए। बिल्कुल इसी तरह से जैसे क्लोरोप्लास्ट हैं, बिल्कुल वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का भी यही जो था वो रविश रही है। तो इसलिए इन दोनों ऑर्गेनल्स के कुछ जो फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर थैलियाँ बनाती है
जिन्हें थैलेकॉइड्स कहते हैं। यहाँ पर ये थैलियाँ आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े हों। और ये जो थैलेकॉइड का जो स्टेक है इसको ग्रेनम कहते हैं, और प्लूरल में ग्रेना। ग्रेना जो है ये एक फ्लूइड के अंदर जो है वो फ्लोट करते हैं और उस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहते हैं। और ये सेल की वो जगह हैं जहाँ पर फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अगर आपने फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिटेल में जानना है तो आप बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर जो है उसकी प्लेलिस्ट में आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। इन ऑर्गेनल्स का जो की फ़ीचर है जिसके लिए ये जाने जाते हैं वो इनके अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी है। और क्लोरोफिल पिगमेंट यानी एक ऐसा केमिकल है, ये जो थैलेकॉइड्स आपको नज़र आ रहे हैं इनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर पाया जाता है। इनको सेल की फ़ोटोसिंथेसिस फैक्ट्रीज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये लाइट कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी इनसे एटीपी का जो मॉलिक्यूल है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, वो वजूद में आता है। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट आपकी बुक में बताई गई प्लास्टिड की दूसरी अहम किस्म है। क्रोमोप्लास्ट भी प्लास्टिड की वो टाइप है जो पौधों में रंग पैदा करने का काम करते हैं। ये ख़ास तौर पर फूलों, फलों और पत्तों में पाए जाते हैं जहाँ वो पीले, नारंगी और सुर्ख रंग पैदा करते हैं। ये रंग पौधे को जानदार जैसे हशरात और परिंदे, कीड़े मकोड़े वगैरह को अपनी तरफ मतवज्जा करने में मदद देते हैं ताकि वो पोलिनेशन और बीजों की जो तकसीम है उसमें मदद दे सकें। उसके अलावा क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लास्टिड से बनते हैं। जब फ़ोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है और रंगीन रोगनियात बनना शुरू हो जाते हैं यानी पिगमेंट्स, तो क्रोमोप्लास्ट तवानाई बनाने की बजाय पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों को खूबसूरत रंग देते हैं जो पौधे की बका और नशोनुमा में मददगार साबित होते हैं। मुख्तलिफ़ पौधों के फूलों में नज़र आने वाले जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होते हैं और इनकी इस खासियत की वजह से इनको पिगमेंट फैक्ट्रीज़ भी कहा जाता है सेल की, क्योंकि ये पिगमेंट बनाते भी हैं और उसे स्टोर भी करते हैं। इसके बाद तीसरी अहम टाइप जो है वो उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्टिड की एक किस्म है जो बेरंग होते हैं, कलरलेस होते हैं और पौधों के इन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ रोशनी ज़्यादा नहीं पहुँचती, जैसे जड़ें, बीज और तने। इनका बुनियादी काम खुराक को ज़ख़ीरा करना है। ल्यूकोप्लास्ट ख़ास तौर पर जैसे स्टार्च, तेल और प्रोटीन्स को ज़ख़ीरा करते हैं, ऑयल्स को। ल्यूकोप्लास्ट की वैसे 3 जो अहम किस्में हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें एक अमाइलोप्लास्ट है, ये निशास्ते को ज़ख़ीरा करता है। उसके बाद ये एलियोप्लास्ट है, ये चिकनाई और तेल को ज़ख़ीरा करता है, ये वाला। और उसके बाद ये प्रोटीनोप्लास्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये प्रोटीन को, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये प्रोटीन को ज़ख़ीरा करता है। और उसके बाद ये जो आखिरी नज़र आ रहा है आपको, इसे स्टेटोलिथ कहते हैं। स्टेटोलिथ पौधों के अंदर पाए जाने वाले ख़ास तरह के अज्जा हैं जो पौधों को ज़मीन की कशिश शकल यानी ग्रेविटी का एहसास करने में मदद देते हैं। स्टेटोलिथ बुनियादी तौर पर इमाइलोप्लास्ट होते हैं जो पौधे की जड़ें और तने के खुलियात में मौजूद होते हैं। जब पौधा अपनी डायरेक्शन तब्दील करता है यानी सिमत तब्दील करता है या किसी वजह से झुक जाता है तो स्टेटोलिथ कशिश शकल के ज़ेरे असर खुलिये के अंदर हरकत करते हैं। ये हरकत पौधे को सिग्नल देती है कि वो अपनी सिमत को दोबारा सीधा करे। इस तरह स्टेटोलिथ पौधे को ये समझने में मदद देते हैं कि ज़मीन किस तरफ है ताकि जड़ें ज़मीन की तरफ बढ़ें और तना ऊपर की जानिब बढ़ सके। ये डिटेल आपकी बुक में नहीं दी गई, लेकिन चूँकि ये इस डायग्राम में बना हुआ है तो इसलिए इसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। आखिर में जिक्र करते हैं जिरांटोप्लास्ट का, जो शुरू में आपने एक डायग्राम देखी थी
जिसमें वो बने हुए थे, और मैंने आपको कहा था कि मैं इसके बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा। जिरांटोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट की एक ख़ास किस्म है जो पौधों के पत्तों में इस वक्त बनती है जब पत्ते बूढ़े हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं। जब पौधा बुढ़ापे यानी इसे सेनेसेंस बोलते हैं, सेनेसेंस की तरफ जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो पहले फोटोसिंथेसिस में शामिल थे वो जिरांटोप्लास्ट में तब्दील हो जाते हैं। जिरांटोप्लास्ट का बुनियादी काम पौधे में मुफीद अज्जा को दोबारा इस्तेमाल के लिए महफूज करना है। जैसे ही पत्ते मुरझाने लगते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद अहम अज्जा जैसे प्रोटीन, लिपिड्स और क्लोरोफिल, तो ये इसको तोड़ फोड़ कर के अमल से यानी उसको ब्रेक डाउन के अमल से गुजारता है और इसको दूसरे दूसरे यानी पौधे के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल कर देता है। यानी वो पत्ते जिनमें वो ख़त्म हो गए हैं तो वो गिर जाएंगे और जो काम की जो चीज़ें हैं वो दूसरे हिस्सों में मुंतकिल हो जाएंगी। तो ज़्यादा डिटेल इनके बारे में नहीं बताई गई, बल्कि इनका तो ज़िक्र ही नहीं है किताब में, लेकिन ये आपके लिए इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लासेस में काम आएगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी प्लास्टिड्स के हवाले से। मेरी कोशिश थी कि इसमें कोई टाइप मिस ना हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।